जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे 22 मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो बिना समय गवाए आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी के सामने पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में पीएम मोदी जी किस देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनवील्ड अ स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जापान देश में हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया। कहां पर? जापान में। आप सभी को मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि पीएम मोदी जी जापान की यात्रा में हैं। तो जापान की यात्रा में क्यों है? क्योंकि वहां पर G7 समिट हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के जो ग्लोबल 7 इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वो बैठक होगी उसकी, और इसमें भारत को आमंत्रित किया गया था और पीएम मोदी जी यहां पर गए। ये वो प्रतिमा है जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने जापान में किया है। दोस्तों इसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रतिमा की प्रस्तुति है, जिसका प्रेजेंटेशन है, ये 19 से लेकर 21 मई 2023 तक G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी जी की यात्रा के दौरान इसका प्रेजेंटेशन किया गया 19 से 21 मई। अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रतिमा को बनाया है? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार विजेता व्यक्ति हैं और इनका नाम है श्री राम वनजी सुतार। क्या नाम है? श्री राम वनजी सुतार इनका नाम है। इन्होंने इस प्रतिमा को बनाया है। ये 42 इंच की प्रतिमा है जो कांस्य से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ये कांस्य से बनी हुई है, यानी ब्रॉन्ज मटेरियल से बनी हुई है। और ये कहां पर रखी गई है, कहां पे तैनात की गई है? तो मोटो यासु रिवर है जापान में, उसी के बगल में तैनात की गई है। ऐसे सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जापान की बात आ रही, तो जापान की लोकेशन को देखिए। जापान पूरा आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं, भूकंप से प्रभावित देश है। यहाँ पर देखिए आप, रशिया है, ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है। जापान कई आइलैंड्स में बटा हुआ है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो पहला आइलैंड है होकाइडू, यहाँ पर देखिए। दूसरा है होन्शु, और तीसरा है शिकोकू, और चौथा है क्योशु। ये 4 आइलैंड है जिससे जापान मिलकर के बना है, और प्रशांत महासागर में जापान आता है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में किस देश ने रूस के हीरो और धातुओं पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज बैन रशियन डायमंड्स एंड मेटल? तो फ्रेंड्स हाल ही में रूस के हीरो और इसके अलावा बात करें तो ये धातुओं पर प्रतिबंध लगाया यूनाइटेड किंगडम ने। किसने लगाया है? यूनाइटेड किंगडम ने रूस के जो वहां से डायमंड इंपोर्ट किए जाते हैं, जो वहां से मेटल इंपोर्ट किए जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में, उसको प्रतिबंधित कर दिया है। अब बात यह आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया? तो रूस को सबक सिखाने की तैयारी में है ब्रिटेन। आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, बहुत सारे नेशन नहीं चाहते कि रशिया यूक्रेन पे इसी तरह से लगातार आक्रमण करता रहे। तो उसे रोकने की कोशिश कई तरीके से की जा रही है, और इसी पर अभी ब्रिटेन ने ऐसा फैसला किया है कि हम क्या करेंगे कि रूस से जो हीरे आ रहे हैं उसको हम प्रतिबंधित कर देंगे, हम उसको इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम ने जापान में G7 की बैठक से पहले रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर और धातुओं के साथ साथ हीरे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहां पर रूस के जो सैन्य औद्योगिक परिसर हैं, इसके 86 मेंबर्स, वहां पर एनर्जी, वहां पे जो मेटल है, वहां की जो शिपिंग है, बहुत सारे इंडस्ट्री है, वहां पे शामिल व्यक्ति हैं, उन सबको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी बाहर किया जा रहा है, उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, ताकि वो भी कहे कि रशिया है वो वॉर को पीछे ले जाए। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम जो है, यहाँ पर 4 बड़े देश हैं जिससे मिलकर के यूके बनता है। पहला देश यहाँ पर देखिए इंग्लैंड है, दूसरा देश स्कॉटलैंड है, तीसरा वेल्स है, और चौथा आयरलैंड। ये 4 देशों से मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है। अब देखिए इसकी कैपिटल क्या है? वो है लंदन। प्रेजेंट में इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर, वो ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। हाल ही में यहाँ के सम्राट बने हैं। एलिजाबेथ की अभी डेथ हो गई थी फ्रेंड्स, उसके बाद चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ
द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक गट्स ग्रेटेस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव? तो फ्रेंड्स इसके लेखक है आदित्य भूषण। क्या नाम है इनका? इनका नाम है आदित्य भूषण, जिन्होंने गट्स एमेडेस्ट ब्लड बैथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक को लिखा है। दोस्तों ये जो बुक है किनके ऊपर आधारित है? तो अंशुमान गायकवाड़ पे आधारित है और इस पुस्तक में इनकी जीवनी के बारे में बताया गया है। तो ये जो बुक है ये अंशुमान गायकवाड़ की कहानी के बारे में बताती है, ये जो पुस्तक है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको और भी इंपॉर्टेंट पुस्तक के नेम बता रहे हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल ही में क्रॉस कोर्ट, इस पुस्तक को जयदीप मुखर्जी ने लिखा है। के.एम. चंद्रशेखर ने एज गुड एज माई वर्ड ये पुस्तक लिखा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फुलंगे ने किस पुस्तक को लिखा है, लेखनाथ छेत्री जो कि दार्जिलिंग के लेखक है, उन्होंने ये पुस्तक को लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टीसीएस लागू किया है? हाउ मच टीसीएस हैज बीन इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड यूज्ड आउटसाइड द कंट्री? मैं आपको समझाता हूं टीसीएस क्या होता है, पहले आप आंसर समझ लीजिए कि जो केंद्र सरकार है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल विदेशों में करते हैं तो आप पे कितना टैक्स का बर्डन आएगा? तो दोस्तों इस पे 20% का आपके ऊपर बर्डन आएगा। आप किसी भी प्रकार के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं परचेज करने में, खरीदारी में, तो आपको 20% तक का टैक्स चुकाना पड़ेगा। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला किया है, यानी इसका यह मतलब है कि क्रेडिट कार्ड का जो आप विदेश में इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। 20% बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस लगेगा। टीसीएस क्या होता है डिटेल में समझते हैं, पहले थोड़ा विस्तार से मैं आपको बता दूं कि ये टैक्स इंपोज क्यों किया गया। आमतौर पर होता क्या था कि बहुत सारे जो भारतीय हैं जब वो विदेश जाते थे और परचेस करते थे तो उन्हें ये टैक्स से बच जाते थे। घूमने के लिए विदेश जाने लोग जो हैं विदेश जाते थे तो $2.5 लाख से अधिक की खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते ही हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप अपना पैसा बाद में भी चुका सकते हैं, तो इस पर टैक्स लगेगा। 20% टैक्स काट लेगी क्रेडिट कार्ड जो कंपनी है। फॉर एग्जांपल आप एसबीआई कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, यूबीआई का, किसी भी बैंक का, तो 20% टैक्स आपका काट लिया जाएगा और वो सरकार के पास जमा हो जाएगा। हालांकि जब आप आईटीआर भरोगे, जब आप इनकम टैक्स भरोगे, तब आप बताओगे कि हमारा टैक्स यहाँ कटा था, आपकी फाइल मेंटेन होती है, तो फिर पैसा वापस भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है, तो पहले से सरकार पैसा ले लेती है ताकि आप टैक्स भरो, और टैक्स फाइल करते समय आप डाटा दोगे तो आपको जितनी आपकी आय है उसी पे टैक्स आपको लगता है, बाकी सरकार वापस भी कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों अब विदेश जाने वाले व्यक्ति जो होटल बुकिंग करेंगे, जो विदेश वेबसाइट से कोई सामान खरीदेंगे, विदेश भ्रमण के दौरान कॉफी पिएंगे, नाश्ता भी करेंगे और क्रेडिट कार्ड के मदद से खर्च करते हैं, सभी लेन देन पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां टैक्स पहले से काट लेंगी। अब दोस्तों सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? सर आपने तो सब कुछ समझा दिया, पर आप ये भी समझा दो कि आखिर ये काम किया क्यों गया। तो देखिए इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला, जो हेल्दी रिच व्यक्ति हैं, जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, उन पर टैक्स लगाना है। दूसरा, इससे कैश फ्लो बढ़ेगा क्योंकि जब टैक्स कटेगा तो सरकार के पास पैसा आएगा। और तीसरा क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है। ठीक है, जब वो टैक्स देंगे, आईटीआर भरेंगे, तो हमें पता चलेगा कितनी इनकम आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप घर में घूमिए, कहीं भी जाइए इंडिया के किसी कोने में, आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फॉरेन में यात्रा कर रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स लेगी। ठीक है, चलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में किसने शपथ ली है? Who has recently been sworn as the new judge of Supreme Court? तो प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो नए जज बने हैं इनका क्या नाम है? 2 नए जज बनाए गए हैं और ये हैं प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन। यानी यहां पर जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, तो 2 व्यक्तियों को नया जज बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की पूरी फुल स्ट्रेंथ है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में फुल जजों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 34। और अब इन दोनों के आने की वजह से पूरी स्ट्रेंथ हमारी भर गई है। ये जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन, यहां पर आप देख पा रहे हैं। भारत के जो चीफ जस्टिस है वो है डी वाई चंद्रचूड़। तो डी वाई चंद्रचूड़ किस नंबर के हैं? भारत के 50वें सीजेआई हैं। और इन्होंने इन दोनों को ओथ दिलाई, शपथ दिलाई। ठीक है, तो प्रशांत कुमार मिश्रा की बात करें तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे। वहीं पे अगर केवी विश्वनाथन की बात करें तो सीनियर वकील थे जो 30 से अधिक वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ पूरी पहुंच गई है। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? वो 34 है। दोस्तों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ? एग्जिस्टेंस में आया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस पार्ट में इसे मेंशन किया गया है, तो संविधान के पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। और इसके अलावा आर्टिकल 124 से लेके 147 तक इसे बताया गया है। और भाग, मैंने 4 बोल दिया, भाग 5 है, चैप्टर 4 है। ठीक है, अध्याय 4 है, 124 से लेके 147 तक इसके बारे में बताया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के हाल ही में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, उत्सव, मेले, महोत्सव जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, थावे महोत्सव 2023 ये कहां पर मनाया गया? बिहार में मनाया जाता है। गोपालगंज बिहार में थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। माधवपुर मेला तो फ्रेंड्स ये गुजरात में होता है। बोहाग बिहू और रोंगाली बिहू ये असम राज्य में होता है। मथुआ मेला, गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे G20 फ्लावर फेस्टिवल या फिर आदि महोत्सव 2022 जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाता है। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023, दिव्य कला मेला 2022 ये भोपाल में आयोजित किया गया। 9वां अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स इतने सारे फेस्टिवल आपसे निश्चित ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हर एक पॉइंट को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप यहां पर लिखिए, रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर। यहां भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक ने कितने लोन को मंजूरी दी? हाउ मच लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू कंट्रोल जूनोटिक डिसीज इन इंडिया? तो फ्रेंड्स जूनोटिक डिसीज क्या होती है इसे समझते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत को $82 मिलियन इतना पैसा वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है लोन के रूप में। अब ये जूनोटिक डिसीज क्या है? आपके दिमाग में सवाल क्लिक हो रहा होगा। तो ये रहा आपका उत्तर कि जूनोटिक डिसीज वो डिसीज होता है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। तो जूनोटिक डिसीज एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिसीज है, संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो प्रजातियों के बीच जानवरों से मनुष्यों में फैलता है या फिर मनुष्यों से जानवरों में फैलता है। तो ऐसी डिसीज को हम जूनोटिक डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेबीज। तो दोस्तों ये जो पैसा मिला है हम इसका क्या करेंगे? तो इस पैसे का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? वर्ल्ड बैंक का जो पैसा हमें मिला है हम इसे पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में खर्च करेंगे। जो पशुओं को रोग हो जाता है हम उन रोगों से उन्हें बचाएंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि हम उन पशुओं को बीमारी होने से बचा सके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उद्देश्य यही है पशु रोग और जूनोस को नियंत्रित करना। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइफ स्टॉक है यानी पशुधन है उसकी आबादी भारत में है, इसलिए भारत को इसकी जरूरत थी। अब दोस्तों यहां पे बात हमने वर्ल्ड बैंक की है। मेरे पीछे आप इमेज में देख पा रहे हैं भारतीय मूल के वर्ल्ड बैंक के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए। अगर आपसे इनका नाम पूछा जाए तो आप बताएं, ये है अजय बांगा। और दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पे है वर्ल्ड बैंक का? वॉशिंगटन डीसी में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर हाल ही में कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक? अभी हमने देखा था कि इन्हें जो विधायक दल का नेता बनाया गया था, अब ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, इन्होंने शपथ ले ली है। तो ये है सिद्धरमैया। क्या नाम है?
सिद्धरमैया, और शिव कुमार जो है ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं शिव कुमार। तो कर्नाटक नेता जो कांग्रेस नेता है सिद्धरमैया अपने सेकेंड टर्म के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री रूप में इन्होंने शपथ ली। इसके पहले 2014 से लेकर 2018 तक ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था और दूसरा कार्यकाल अब शुरू हो रहा है। वहीं पे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, इन दोनों के बीच में लंबी फाइट चल रही थी, फैसला लेना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब फैसला ले लिया गया है और दोनों को अलग अलग मंत्रालय दे दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे बात हमने कर्नाटक राज्य की है, तो कर्नाटक राज्य की लोकेशन ये है, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र से घिरा हुआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और छठवां है गोवा। 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा छूती है। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। असेंबली सीट आपको याद रखना 224, ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हुआ है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 12 हैं, लोकसभा की सीटें 28 है। यहाँ का जो ऑफिशियल एनिमल है वो है इंडियन एलिफेंट, यहाँ का जो ऑफिशियल बर्ड है वो है इंडियन रोलर, यहाँ का ऑफिशियल डांस एग्जाम में क्वेश्चन आया है यह है यक्षगान। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो ये है नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ने टाइगर रिजर्व में 50 साल पूरे किए, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां पर है, तो ये बेंगलुरु में है। कॉफी की प्रोडक्शन में कर्नाटक जो है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा आगे है। दोस्तों यहाँ पे बात हमने मुख्यमंत्री की थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आइए एक नजर रखते हैं इन सभी मुख्यमंत्रियों पर। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। असम राज्य के हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। बिहार के हैं नीतीश कुमार। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हैं। प्रमोद सावंत की बात करें तो गोवा स्टेट के हैं। गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी और हरियाणा के हैं मनोहर लाल खट्टर जी। अगला प्रश्न रहा, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? Who was chairman of Hinduja Group who passed away recently? तो हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे दोस्तों अशोक हिंदुजा, नाम में ही है। तो अशोक हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यहां पर आप अशोक हिंदुजा की इमेज देख रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों हिंदुजा जो ब्रदर्स थे उसमें सबसे बड़े और हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष श्री चंद परमानंद हिंदुजा का निधन हो गया। लगता है मैंने गलत आपको बता दिया, अशोक हिंदुजा बोल दिया। ओके 1 सेकेंड, इसको आपको करेक्ट करना होगा। ये श्री चंद परमानंद हिंदुजा है, ठीक है, ये सही कर लीजिए, श्री चंद परमानंद हिंदुजा। ओके, तो यहां पर जो ग्रुप के अध्यक्ष थे श्री चंद परमानंद हिंदुजा, इनका लंदन में निधन हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो गई मुझे ही। तो दोस्तों यहां पे बात करें हिंदुजा समूह की, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका काम होता है बैंकिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और मीडिया सहित बहुत सारे उद्योगों में विस्तृत श्रृंखला में ये कार्य करती है हिंदुजा ग्रुप। हाल ही में हुए निधन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे AIFF के पूर्व अध्यक्ष AR खलील का निधन हो गया। मेक्सिको के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्वाजल 93 इयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? Who has won women's singles title at the Italian Open 2023? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एलेना रायबकीना। एलेना रायबकीना ने इटालियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। दोस्तों यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए एलेना रायबकीना किस देश की प्लेयर है, तो आप बताएंगे कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। इन्होंने किसको हराया है? तो एलेना रायबकीना ने हराया है यूक्रेन की एहलीना कलीनिना को। ठीक है, इनको हरा करके महिला कैटेगरी में खिताब जीता है। ठीक है, ये जो मैच था कहां पर हुआ? रोम में इंटरनेशनल लीबियनल, यहां डी इटालिया में इसका आयोजन किया गया है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि मैं सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने ये टाइटल को जीता है।
जो किस देश के प्लेयर हैं, तो आप बताएंगे कि सर्बिया के प्लेयर हैं। अब बात कर लेते हैं इटालियन ओपन की। तो इटालियन ओपन कब से स्टार्ट हुआ है? 1930 में। इटालियन ओपन पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और इन सभी प्रकार के कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन कराता है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने रहा दोस्तों, किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2023 मिला? विच चीफ मिनिस्टर हैज रिसीव भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये जो अवार्ड है किसे मिला है? योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हें मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। और जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने मुंबई में अवार्ड इन्हें प्रेजेंट किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अवार्ड है किसके द्वारा रिसीव किया गया, तो ये सम्मान यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल के द्वारा इस अवार्ड को ग्रहण किया गया। देखिए यहां पे हम बात करते हैं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार की, तो एक प्रकार का ये एनुअल पुरस्कार है। इसमें 10 लाख रुपए की राशि मिलती है और आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यहां पर बात हमने पुरस्कारों की है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं मेजर अवार्ड 2023 के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे मिला है, तो आप बताएंगे CR राव को। अगर आपसे पूछा जाए कि फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे मिला है, नंदिनी गुप्ता को। अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, तो यहां पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो कि सर्वोच्च है वो अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो यहां पर इसको हटा दीजिए, गलत लिख गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को हाल ही में महाराष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। दोस्तों अब हम आ जाते हैं यहाँ पे RRR सीरीज पर, जहां पर हम रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2023 और 22 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, किस देश ने अपनी कैपिटल को जकार्ता से बोर्नियो ट्रांसफर किया है? तो ये फैसला इंडोनेशिया ने किया है, क्योंकि वो जो जकार्ता है डूब रहा है, वहां बहुत पोल्यूशन हो गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला नाटू नाटू को। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। क्या नाम है इनका? विराट कोहली। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें, ये कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है? तो यह है एक्सेलरेटिंग चेंज, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। चलिए दोस्तों यहां पर हम रिवीजन करते 20 मई के 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों 21 मई को आपका वीकली करंट अफेयर्स रिलीज हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जहां पर आपके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो जरूर देखिए। G7 देशों की बैठक किस देश में शुरू हुई है? तो ये बैठक जापान में शुरू हुई। कहां पर? जापान में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था ये MP में स्टार्ट की गई, जिसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है कर्नाटक में विधायक दल का नेता हाल ही में किसे चुना गया? तो विधायक दल के नेता चुने गए सिद्धारमैया। क्या नाम है? सिद्धारमैया। म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन करुणा। यह है ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट है RBI ने कितने रुपए की नोट को सर्कुलेशन से अभी हाल ही में बाहर किया है? तो RBI ने फैसला किया है कि 2000 रुपए की नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दी गई है। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में किया गया। द गोल्डन ईयर्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स नाम की पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि भारतीय लेखक है। विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हर साल 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 मई को। सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5, इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में इसका शुभारंभ किया गया। उड़ने यानी ग्लाइड करने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरमिस, इसकी खोज की गई किस राज्य में? तो फ्रेंड्स ये है मिजोरम में इस छिपकली की खोज की गई जो ग्लाइड करके उड़ती है।
दोस्तों ल्यूसेंट स्टैटिक सब्जेक्ट वाइज सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 6 दिनों तक इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भूगोल के बारे में, भारत के सामान्य परिचय को पढ़ा है। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। आप मुझे बताना कि आपको कितना पसंद आ रहा है। ठीक है, यहां पर हम एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर हम डे 7 में डिस्कस करेंगे। यहां पर एक चीज रह गई थी कि पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से लगे राज्य। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य राजस्थान है, दूसरा पंजाब है, और तीसरा देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो था पहले वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो यहां पर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और चौथा गुजरात। ठीक है, तो इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ सीमा छूते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से लगे ये राज्य, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री अगर आपसे पूछी जाए तो राजस्थान की है, 1179 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश का जो बाउंड्री है वो म्यांमार से कैसे अलग होता है। म्यांमार की यहां पर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर देखें अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है पूर्व में किससे लगी हुई है, म्यांमार से, और इधर किससे लगी हुई, भूटान से, और ऊपर किससे लगी हुई, चीन से। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब सिक्किम का ध्यान रखिएगा, सिक्किम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम किन किन राज्यों से, देश से घिरा हुआ है। तो जो सिक्किम की सीमा है कौन कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री को छूती है, तो एक नेपाल है, एक भूटान है, ऊपर चाइना है, नीचे पश्चिम बंगाल। केवल एक राज्य के साथ सिक्किम की सीमा छूती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की बात करें, हमने पहले भी बात की है, तो तीन ओर से बांग्लादेश को कौन सा राज्य घेरा है, तो यह त्रिपुरा। क्या नाम है, त्रिपुरा। ठीक है, इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सी रिवर सीमा बनाती है, तो इस रिवर का नाम है संकोच रिवर। और आपसे पूछा जाए कि किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री मारती है, तो यहां पर एक दर्रा है जिसे हम बोलते हैं यंग्याप दर्रा। क्या बोलते हैं, यंग्याप दर्रा बोलते हैं। दोस्तों आज के ल्यूसेंट मिक्स स्टैटिक जीके एमसीक्यू सीरीज में हम यहां पे बात करेंगे वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में। एग्जाम में यहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर देखिए, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो आमिर खुसरो ने इसे स्टार्ट किया। किसने, आमिर खुसरो ने। अगला प्रश्न रहा, झाल विड़ाई दमामा मुरेयो, ये जो है ये कहां का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कुमायूं का, कहां का, कुमायूं का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मुंह से बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है इसे क्या बोला जाता है, जो मुंह से बजाया जाता है, इकतारा, अलगोजा, नौबत, ताशा, तो यह है अलगोजा। अलगोजा इस प्रकार से मुंह से बजाया जाता है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया गया था दिल्ली एशियाड 1982 का जब शुभारंभ किया गया था। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खान सहनाई, जाकिर हुसैन हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद, तो इसमें थर्ड गलत है। जाकिर हुसैन तबला वादक है, ना कि हारमोनियम वादक है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, वायलिन, संतूर, तबला, सितार, तो गुदई महाराज का संबंध किससे है, तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो ये वंशी वादक थे। किसके, ये वंशी वादक थे। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था, तो बीड़ा बहुत ज्यादा पसंद था समुद्रगुप्त को। किसे, समुद्रगुप्त को। दोस्तों 22 मई का यहां पर हम टेस्ट लेने वाले हैं। आपने बहुत अच्छे से पूरा 22 मई के डेली करंट अफेयर्स को पढ़ा है। आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, कर्नाटक में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो आपने पढ़ा 224 सीटें हैं। कॉनराड संगमा किस राज्य के हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर बने। अंशुमन गायकवाड़ का संबंध किस खेल से है, तो अंशुमन गायकवाड़ का संबंध क्रिकेट से है, जिन पर अभी किताब लिखी गई। क्रॉस कोर्ट तक के लेखक कौन है, तो क्रॉस कोर्ट जो बुक है इसके लेखक है जयदीप मुखर्जी। क्या नाम है, जयदीप मुखर्जी। भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है,
तो उसमें मैंने आपको बताया 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो अब ये हो गई 34। इसका राइट आंसर क्या है? 34। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? जो थावा फेस्टिवल है, ये असम का थावे फेस्टिवल का आयोजन बिहार में किया गया। कहां पर? बिहार में। विश्व बैंक के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? इनका क्या नाम है? तो ये है अजय मंगा। नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के प्लेयर हैं, नोवाक जोकोविच। दोस्तों आज का आपको बताना है कि ये जो इमेज है पहचानो कौन में, आपको बताना है ये इमेज किस व्यक्ति की है, और इनके बारे में आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है। जो सबसे बेस्ट लाइन होगी उसे यहां पर हम पिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज का सवाल है, पीएम मोदी जी ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। आप लोगों के लिए काम की बात यह है कि एफकैट जो है, एफकैट 2 2023 इसका एग्जाम होने वाला है 276 वैकेंसी के लिए, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे कंडक्ट किया जाता है। ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल एंड गेजेटेड ऑफिसर इन फ्लाइंग ब्रांच। दोस्तों एक साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। डिफेंस जॉब है, लगभग 90,000 रुपए सैलरी होती है इसकी। रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका AFSB टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मैं इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं रख दूंगा, आप पढ़ लेना। आप अपने भाइयों को भी सजेस्ट कर सकते हो एफकैट एग्जाम के लिए, जहां पर जीके और करंट अफेयर्स यहीं से पूछा जाएगा। आप उन्हें बोल भी सकते हैं कि इसे रेगुलरली फॉलो करते रहो। आप अगर MPPSC का पेपर दे करके आए होंगे तो बहुत सारा जीके, बहुत सारा करंट अफेयर्स आपकी क्लास से आया था, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद बताएंगे। मैं इसलिए नहीं, मैं यहाँ पे कोई दावा करने नहीं आया हूं, बस आपको बता रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके काम आ रहा है, ठीक है। मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि तय आपको करना है। ये क्लास पढ़ाता रहता हूं, मेहनत करता रहता हूं और आगे करता रहूंगा, जो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। बस मैं आप लोगों को बताता इसलिए हूं कि ये क्वेश्चन आया था ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए, ठीक है। क्योंकि दावा कोई भी करे, कुछ भी फालतू, सही और गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो तय करते हैं। जनता जनार्दन होती है, वो डिसाइड करती है कि उनके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं और जीके वीडियोस इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और टू बी कंटिन्यूड, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, मंथली करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा, MP करंट अफेयर्स, UP करंट अफेयर्स, राजस्थान, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, सब कुछ आने वाला है, आ ही रहा है। और स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही रोमांच करंट अफेयर्स और जीके के लिए विथ मी। तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।